पश्चिम बंगालमध्ये निकालानंतर जल्लोष नको, निवडणूक आयोगाचे आदेश. जल्लोष थांबवा, अन्यथा जल्लोष करणाऱ्यांवर कारवाई करा, निवडणूक आयोगाचा आदेश. आणि निवडणूक आयोगाचा आदेश मानणं पश्चिम बंगालच्या पोलिसांना बंधनकारक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये निकालानंतर जल्लोष नको, निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे आदेश. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयानं आपली नापसंती व्यक्त केली होती. या सगळ्या वाढत्या कोरोनाला निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. 8 टप्प्यांमध्ये निवडणूक झाली आणि बाकीच्या राज्यांच्या निवडणुका या एकाच दिवसात आटोपण्यात आल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव भयंकर असताना आज निकालही येते. राज्याला एक बहुमतातलं सरकार मिळणार आहे. पुन्हा एकदा रणसंग्राम 2021 चर्चेला सुरुवात करतोय. सकाळी 8 वाजल्यापासून निवडणुकांचे निकाल तुम्हाला सांगण्याचा आमचा प्रयत्न. मान्यवर सहभागी झालेले आहेत. पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचे अभ्यासक विश्व अंबरनाथ सिन्हा, संजय ठाकूर राजकीय विश्लेषक, मिलिंद रानडे भाकपाचे प्रवक्ता, सर्वांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो. निकालानंतर तृणमूल कार्यकर्ते आक्रमक झाले. तृणमूलच्या कार्यकर्त्याचा भाजप कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न. आता तरी ममता बॅनर्जी यांना या अशा सगळ्या घटनांना आवर घालावा लागणार आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना आवर घालताना राज्यात सुख आणि शांती नांदेल असाच प्रयत्न करावा लागणार आहे. कधी बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या राजकारणामध्ये हिंसक कारवाई होत असताना आता पश्चिम बंगाल सुद्धा चर्चेच्या मध्यभागी आलाय. कारण पश्चिम बंगालमधल्या वाढत्या घटना, त्यानंतर केरळमध्ये सुद्धा आपल्याला अशाच घटना पाहायला मिळाल्या आहेत. आणि यात कोणताच पक्ष मागे नाही. या सगळ्या हिंसक कारवायांना भाजपनेही उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला निवडणुकांच्या प्रचार सभांमध्ये आणि बाकी ठिकाणी आपल्याला ते पाहायला मिळालं. पण आता तरी असे प्रकार हे पश्चिम बंगालमध्ये थांबायला पाहिजे आणि ही थांबवण्याची जबाबदारी तिसऱ्यांदा होणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर आहे. चर्चेला सुरुवात करतोय. सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतोय. मिलिंद रानडे, केरळमध्ये डाव्यांचं सरकार पुन्हा एकदा येतंय. काँग्रेसची मागची निकालातली आकडेवारी आणि आता आकडेवारी जी मिळते त्यांना जी संख्या गाठली आहे त्यांनी 45च्या जवळपास. काय प्रतिक्रिया आपली? मिलिंद रानडेजी, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय का? हो, पोहोचतोय. माझा पोहोचतोय का तुम्हाला? येतोय. माझा प्रश्न तुम्हाला जर ऐकू आला असेल तर कृपया उत्तर द्यावे. केरळमध्ये दरवेळेला आलटून पालटून डाव्यांचं आणि काँग्रेसचं राज्य यायचं. हे असं गेले अनेक वर्ष चालतंय. या वेळेला डाव्यांचं राज्य पहिल्यांदाच दुसऱ्यांदा येत आहे. नाहीतर आजपर्यंतचा इतिहास असा आहे की एकदा एक आणि दुसऱ्या वेळेला दुसरा. डाव्यांनीही दुसऱ्यांदा सतत राज्य आपल्या हातात ठेवलं. याबद्दल त्यांची प्रशंसा केली पाहिजे. पिनराई विजयन यांनी गेल्या वर्षी ज्या पद्धतीने पाऊस पडला होता आणि हाहाकार झाला होता, त्यावेळेला ज्या पद्धतीने त्यांनी सगळं नियोजन केलं, ज्या पद्धतीने केरळमध्ये करोनाचं नियोजन केलं गेलं, ज्या पद्धतीने केरळमधली जी यंत्रणा आहे ती लोकांच्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होती. मग ती आरोग्यविषयक यंत्रणा असेल, धान्य देण्याची असेल,
हॅलो, आवाज येतोय? ऐकतोय तुम्हाला मी. हा, तर केरळ मधली यंत्रणा, तिथलं जे सरकार आहे, त्यांनी जी राजकीय दृष्टिकोन दाखवला, त्या राजकीय दृष्टिकोनावरती केरळच्या जनतेने विश्वास ठेवला आणि त्यांना दुसऱ्यांदा सत्ता दिली. आम्ही केरळच्या जनतेचे आभारी आहोत आणि केरळच्या सरकारचं आणि तिथल्या डाव्या आघाडीचं मी या निमित्ताने अभिनंदन करू इच्छितो. विश्वास पाठक बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने बिल्कुल दावा किया था कि सरकार आएगी तो भाजपा की आएगी। विश्वम संजय ठाकुर जी से पूछना चाहेंगे कि अब तो लग रहा है कि पूरी तरीके से ममता बनर्जी ये हैट्रिक करेगी। संजय ठाकुर जी। देखिए, मैं तो सुबह से ये कह रहा था, मैंने डिबेट की ओपनिंग ही इस बात से की थी कि अंत के जो 3 चरण हुए थे, उन 3 चरणों में ममता बनर्जी जी को एज मिला है और लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने अगर कोई विकल्प होता है तो कांग्रेस होता है। ममता बनर्जी जी बीजेपी के लिए थ्रेट है, न शरद पवार जी बीजेपी के लिए थ्रेट है। इंडिविजुअल इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए कोई चैलेंज सामने खड़ा कर सकेगी। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी ने अपनी ताकत भी बढ़ाई है और बीजेपी ने लेफ्ट पार्टी का तो कोई औचित्य ही नहीं बचा, वहां कोई मतलब ही नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी पूरी तरह से साफ कर दिया। बीजेपी जो अपने राज्य थे वहां पे और ज्यादा अधिक ताकत के साथ, असम में वो थोड़ी और मजबूती के साथ आए हैं। असम, पांडिचेरी में जहां कांग्रेस देख रही थी सपने की वहां कांग्रेस सरकार बना सकेगी, वहां पे भी बीजेपी अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी की ये जो कोशिश थी, ये कोशिश तब कामयाब हो सकती थी जब वहां कांग्रेस और लेफ्ट ने भी कुछ लड़ाई लड़ी होती। लेकिन चूंकि कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह से साफ हो गए और नहीं कुछ तो कम से कम 30 से 5% जो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में माइनॉरिटीज का और अदर वोट्स जो होते हैं, वो वोट निश्चित रूप से अगर किसी ने प्रयास भी नहीं किया होगा तो भी ममता बनर्जी जी के साथ चले गए। और इस तरह के चुनाव में जहां लड़ाई कठिन होती है, वहां पे 3 से 5% का स्विंग बहुत बड़ा स्विंग होता है और वो बहुत बड़ी स्थिति में बदल ला सकता है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी जी फिर से, जो बीजेपी ये सोच रही थी कि हम वहां पे सत्ता में चले जाएंगे, मैंने सुबह भी कहा था, फिर कहता हूं कि बीजेपी को भी ये कल्पना नहीं थी कि लेफ्ट पूरी तरह से साफ हो जाएगी, मटिया मेट हो जाएगी और कांग्रेस भी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और उसका फायदा ममता बनर्जी जी को मिल गया और वहां से जो 3 से 5% के आसपास वोट का स्विंग मिला है ममता बनर्जी को, जो ममता बनर्जी जी के लिए निर्णायक साबित हुआ। जी, ये अंबरनाथ सिन्हा जी, जैसे कि संजय ठाकुर ये कह रहे थे कि लेफ्ट फ्रंट ने पूरी तरीके से ममता दीदी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ममता बनर्जी को केवल लेफ्ट ने आगे नहीं बढ़ाया तो कांग्रेस ने किया। भले ही कांग्रेस का वजूद पश्चिम बंगाल में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ जो वोट बैंक उनकी अपनी रही हैं, क्या वो असल में इनके साथ में गई है क्या? तृणमूल कांग्रेस को जितना भी फायदा मिला बीजेपी के वजह से मिला, क्योंकि बीजेपी को 294 सीट्स में देने लायक ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। ये हम लोग को समझ में आ रहा है। वोट होने से पहले अगर तृणमूल कांग्रेस से जितना भी लोग हैं उन लोगों को निकाल के आप लेके जाओगे और उन्हीं लोगों को इलेक्शन के लिए खड़ा कर दोगे, तो इससे एक चीज मालूम होता है कि आपके पास 294 सीट्स के लिए पहले से लोग नहीं था। दूसरा चीज, 294 सीट्स में आपका लोग नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि 294 सीट्स में या तो जो सीट्स में आपका लोग अभी आप दे रहे हो नाम, उसके साथ उनके साथ वो इलाका का लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। दे हैव नो रिलेशनशिप व्हाटसोएवर। तो अगर आप भाड़े की जो लोग हैं, अगर उनसे आप वो इलेक्शन लड़वाओगे तो ये तो ममता बनर्जी के लिए प्रैक्टिकली वॉकओवर था। बहुत सारे सीट्स में, जैसे कि रुद्रनील घोष है, आपका राजीव बनर्जी है, सब लोग हर रहे, एवरीबडी इज एक्चुअली लूजिंग। ये वॉकओवर मिला उनको बेसिकली बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल जो फैक्टर है वो उधर पे काम नहीं किया। दूसरा चीज,
कांग्रेस आज उधर पे वीक नहीं है। कांग्रेस वीक हो गया तभी से बिकॉज ममता बनर्जी जब अलग से पार्टी बनाया तभी से हुआ। अभी उधर पे अधीर रंजन चौधरी को छोड़ के बाकी कांग्रेस पार्टी में कैडर भी नहीं उन लोगों का। सीपीएम का जो है, सीपीएम का बहुत अधीर रंजन चौधरी को कोई ताकत देने की कोशिश हुई है क्या कांग्रेस के तरफ? वो दे के भी क्या बिल्कुल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधीर रंजन चौधरी अकेला है और वो अकेला ही वो लड़ते जाएंगे। और दूसरा चीज क्या है, सीपीएम में आपका लेफ्ट फ्रंट में वो अभी कुछ डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन लिया? उनका हमेशा देखेंगे कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स जो है वो कब से है, मतलब वो यंग जनरेशन को आगे आने के लिए चांस ही नहीं देते। अभी बहुत सारे लोगों को चांस दिया, लेकिन उन लोगों को भी एकदम प्रैक्टिकली एंड मोमेंट में दिया। आपका 2 महीने पहले या तो 3 महीने पहले दे हैव इंट्रोड्यूस देम। अगर 3 महीने के लिए आपको इंट्रोडक्शन दोगे तो इट वोंट वर्क। तो लोगों के साथ वो जुड़ने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल तो चाहिए। तो वो 2-3 साल उन लोगों ने दिया नहीं। चलिए इस मुद्दे पर मैं फौरन अपनी एक राय इनकी भी लेना चाहता हूं, एक टिप्पणी करेंगे मिलिंद रानडे जी। मला सांगा, नव्या नेतृत्वाचा जन्म जोपर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षात होत नाही, नव्या नेतृत्वाला संधी मिळत नाही, तो कोणताही पक्ष असो, आपण काँग्रेसची वाताहत जी पाहिली भारतीय राजकारणामध्ये इतक्या मोठ्या पार्टीची शक्ल होताना आपल्याला पाहायला मिळाली आहे, हे का होतं राजकारणात? नव्या नेतृत्वाला पुढे का केलं जात नाही? पश्चिम बंगालमध्ये जर ही चूक सुधारली तर नवीन जमीन मिळवण्यासाठी आणखी संधी आपल्याला आहे का? ह्याच्या बाबतीत निकाल संपूर्ण लागल्यानंतर पक्ष निश्चितपणे आत्मटीका करेल, निश्चितपणे अवलोकन करेल। फक्त एकच सांगतो, 1991 साली रशियाचं विघटन झाल्यानंतर जगभर संपूर्ण मीडियाने, भांडवली व्यवस्थेने आता कम्युनिझम संपला अशी हाकाटी मारायला सुरुवात केली होती आणि आता भांडवलशाहीचं अधिराज्य झालं या पद्धतीने जायला सुरुवात केली होती। पण 98 साली एकदा आर्थिक अरिष्ट आलं, 2008 साली आलं आणि त्यांना त्याच्यातनं उत्तर देता येत नाही। पण मग कधी गोविंद घ्या कधी गोपाळ घ्या सारखं हे चाललेलं होतं। आमचा जो त्यातला मुद्दा आहे तो काही मौलिक परिवर्तन व्हायला पाहिजे। इलेक्शन मधनं मुख्यमंत्री बदलतो, सिस्टीम बदलत नाही आणि सिस्टीम बदलण्याची शिवाय आम्ही जे म्हणतो त्या पद्धतीचं राजकारण प्रत्यक्षात येणं अवघड आहे। एक निश्चित आहे की कम्युनिस्टांचं जिथे जिथे सरकार आहे तिथे गेल्या 30-35 वर्षामध्ये एकाही माणसावरती भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही। आज इलेक्शन हे पैशाचं आणि मसल पॉवरचं एक यंत्र झालेलं आहे। कम्युनिस्टांच्याकडे पैसेही नाहीत आणि त्या पद्धतीची गुंडागिरी करू शकत नाही, करत नाही। कम्युनिस्ट पक्ष म्हणून त्याला कधी थारा देत नाही। याचा अर्थ कम्युनिस्टांच्याकडनं तिथे दंगे झालेले नाही किंवा काय म्हणायचं मारामाऱ्या झालेल्या नाहीत का? तर झालेले आहेत, त्याचं आम्ही समर्थन करत नाही। दुसरी गोष्ट अशी की सत्तेमध्ये बरेच वर्ष राहिल्यानंतर अनेक सत्तेला एक चिकटलेलं असतं मोहोळ। ते मोहोळ गेल्या वेळेला कम्युनिस्ट पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर तृणमूलकडे गेलं। तृणमूलने ज्या पद्धतीने कम्युनिस्टांच्या वरती वैयक्तिक हल्ले केलेले आहेत, अनेक जणांना गावं सोडून जायला लागलेले, या सगळ्याचा परिणाम त्याच्यामध्ये आहे। आता कम्युनिस्टांच्या वरती हल्ले होत असताना जी पोकळी निर्माण झाली ती बीजेपीने भरून काढण्याचा प्रयत्न केला। बीजेपीला ममताने थांबवलं नाही। एक आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की ममता ह्या सुद्धा वाजपेयींच्या सरकारमध्ये गेलेल्या होत्या। त्यांना आम्ही बीजेपी सारखं फॅसिस्ट म्हणायला तयार नाही। त्यांची वागण्याची पद्धत ही त्यांच्या जवळची आहे, एकाधिकारशाहीची आहे। मी करेन तो कायदा ही आहे, लोकशाही पद्धतीची नाही, त्याला आमचा विरोध आहे। पण देशाला भाजप हा आयडिओलॉजिकली आणि त्यांचं ज्या पद्धतीचं वर्तन आहे त्यामुळे तो सर्वात मोठा धोका आहे, हे आमचं आजही म्हणणं आहे। आणि बंगालमध्ये भाजपने जणू काही नरेंद्र मोदी हेच मुख्यमंत्री असल्यासारखा प्रचार केला होता। मला वाक्यात पकडायचं कारण नाही। आणि त्यामुळे हा जो आता भाजपचा पराभव झालेला आहे हा त्यांना वर्मी लागणार आहे। अगदी भाजपाला बंगाली अस्मितेचा पर्याय देता आला नाही संजय ठाकूरजी, कारण त्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा तुम्ही संजय ठाकूर आणि मगा तुमच्यात गैरसमजुतीमधून वादही निर्माण झाला होता। पण आता नवा मुद्दा, भाजपाला बंगाली अस्मितेचा पर्याय देता आला नाही। संजय ठाकूरजी बोला। ऐसा है कि
ये इतना आसान भी नहीं था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की मिट्टी से जुड़ी हुई, बंगाल की जमीन से जुड़ी हुई नेता थी और लेफ्ट के कुशासन को, लेफ्ट के अत्याचार को, रक्त रंजित राजनीति को खत्म करके लड़ाई लड़के उनको मुंहतोड़ जवाब देके बंगाल की सत्ता में स्थापित हुई थी। जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के अपना पक्ष बना के वहां पे सत्ताधीश हुई तो बंगाल के लोगों की ये अपेक्षा थी, अच्छे लोगों की, कि ये अब खत्म होगा, कहीं ना कहीं इस पे रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ठीक है, वही बात बीजेपी लेके सामने आ गई कि हम इस चीज को खत्म करेंगे। और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी को बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब इलेक्शन के बाद सारे इलेक्शन के रिजल्ट एनालाइज किए जाएंगे और वोट परसेंटेज का जब आप टैली करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ममता बनर्जी की जो जीत हुई है, बीजेपी जो कैलकुलेट नहीं कर पाई कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस इस बुरी तरह से बिल्कुल साफ हो जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं कर पाई और वहां पे स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिल गया। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आखिर के जो 3 फेज हुए उसमें ममता बनर्जी जी को वन साइड एज मिल गया और ममता बनर्जी जी ने उसको कैपिटलाइज किया। वहां से जुड़ी हुई थी, किसी ने नहीं माना उनके पैर में लगा होगा, तो बंगाल के आम लोगों को यह था कि दीदी परेशान है, दीदी के पैर में लगा हुआ है, दीदी फिर भी लड़ रही है इतनी तेजी से बीजेपी के साथ में, फिर भी लोग दीदी का कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इस तरह का कैंपेन भी किया उन्होंने। तो देखिए, ममता बनर्जी एकदम धुरंधर राजनीतिक पर्सनालिटी हैं, लेकिन तीसरे फेज को आने तक ममता बनर्जी भी हिम्मत छोड़ चुकी थी और हिम्मत टूटने के बाद उन्होंने पूरे देश के सारे विपक्ष को यह कहा कि अब वो समय आ गया है जब पूरे देश के जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सबको बंगाल आना चाहिए मुझे समर्थन करने के लिए। और कमोबेश जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पार्टियां थी उन लोगों ने ममता बनर्जी जी का समर्थन भी किया, यहां तक कि समाजवादी पार्टी जैसी उत्तर प्रदेश की पार्टी ने भी अपनी राज्यसभा की सांसद जया भादुड़ी को इसलिए वहां भेजा कि उनका बंगाल से कुछ कनेक्शन है। तो हर तरह की स्ट्रेटेजी हर पार्टियों ने की। अब ये अलग बात है कि ममता जी उसमें सफल हो गई और बीजेपी ये कैलकुलेट करने में चूक गई कि लेफ्ट का अब वहां कुछ बचा नहीं है, लेफ्ट साफ हो चुकी है। पण संजय जी, ज्या पद्धतीनं भाजपनं आपला प्रचार केला, भाजपनं जे चित्र निर्माण केलं त्यावरून लोकांनी कयास बांधला होता की ममता बॅनर्जीच्या विरोधामध्ये टक्कर देणारा पश्चिम बंगालमधला एकमेव पक्ष भाजप ठरणार आहे। अंबरनाथ सिन्हाजी, ग्रामीण भागामध्ये जी पकड ममता बॅनर्जी यांची आपल्याला पाहायला मिळाली तिने खूप मदत केली सत्ता आणण्यामध्ये असं म्हणता येईल आपल्याला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी का बहुत सारे आप अगर देखेंगे करप्शन चार्जेस है, आपका पंचायत इलेक्शन में उन लोगों का रिगिंग का चार्जेस बहुत है। ये सारे चीज इसके बावजूद ममता बनर्जी का बहुत सारे स्कीम्स ऐसा है जो चीज वो गांव-गांव तक लोगों को पहुंचा और लोगों को पहुंचा उधर पे। एक वो चीज है, दूसरा ये चीज भी है, मैंने पहले भी बताया सुबह, दैट ये जो पोलराइजेशन जितना भी हुआ ये अर्बन एरिया में हुआ। पोलराइजेशन आपका रूरल बंगाल में हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे बंगाल में हिंदू मुस्लिम्स बहुत दिनों से एक साथ रहते वो है, तो उधर पे पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज, अर्बन लोगों का जितना भी गुस्सा है फॉर द पोलराइजेशन, उनका पोलराइजेशन का जो गुस्सा है और वो जो माइनॉरिटी का जो है गुस्सा, वो सारे के सारे नॉन बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, बिकॉज वो लोग अपने शहर में है, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है। सो गांव में आपका पोलराइजेशन हो ही नहीं सकता है। मुझे लगा कि बीजेपी को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अभी देखिए अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि दीदी ओ दीदी, वो जो मोदी जी का जो वाक्य था जिसकी वजह से काफी चर्चा हुई थी, अब जियो दीदी करके उन्होंने उनका अभिनंदन किया है, उनको कांग्रेचुलेशन किया है अखिलेश जी ने। और इसके अलावा बहुत राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता है बड़े अलग अलग अपने राज्य में अभी विरोध सत्ता में या विरोधी खेमे में, जिनकी सत्ता नहीं है जिस इस राज्य में बीजेपी की, वहां भी गैर भाजपा, तो वहां उन तमाम लोगों का अभी सिलसिला शुरू हो गया कांग्रेचुलेट करने का, उनको बधाई देने का।
ऐसे इसमें क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए जो एक फ्रंट है वो बड़े पैमाने पर उभर सकता है? देखिए 2019 में इलेक्शन के पहले ममता जी ने उधर पे जितना भी नेशनल लीडर्स है या फिर जितना भी बाकी पार्टीज का लीडर्स को सब लोगों को बुलाए थे, लेकिन 2019 का रिजल्ट हम लोगों ने देखा जहां पे ऑलमोस्ट लाइक 50-50 हो गया, तृणमूल कांग्रेस और वो बीजेपी। तो कहीं पे लोगों को ये नहीं लगा था, और उसमें ये भी था कि जब उन्होंने 24 लीडर को बुलाए, उधर पे कांग्रेस का लीडरशिप भी थे, लेकिन उसके एक महीने बाद उधर पे राहुल गांधी गए, और राहुल गांधी जाने के बाद वो राहुल गांधी ममता जी के अगेंस्ट बोल के गए। तो कहीं पे ये सारे जितना भी मेन लीडर्स है ऑपोजिशन का, उधर में कुछ ना कुछ उन लोगों का कोऑर्डिनेशन और दूसरा चीज ट्रस्ट फैक्टर में एक वो प्रॉब्लम था, और उन लोगों को लग रहा था कि हम आगे जाएंगे। राहुल गांधी को लग रहा था कि मैं आगे जाऊंगा, दूसरे लोगों को लग रहा था कि मैं आगे जाऊंगा। लेकिन ये जो इलेक्शन में जहां पे नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके सब लोग 2.5 महीने उधर पे रोज जाते थे, अगर उधर पे इलेक्शन ममता बनर्जी इतना बहुमत से जीती तो ये डेफिनेटली एक आपका नेशनल लेवल पे भी इसका एक असर पडेगा। क्योंकि नंदीग्राम मधलं एक ताजं अपडेट तुम्हाला देतो। 6 मतांनी केवळ पिछाडीवर आहे। जे अंतर होतं नंदीग्राम मतदारसंघामधलं ते आता दूर होत आहे। आपण मगापासून सांगत होतो की शुभेंदू सरकार पश्चिम बंगालच्या राजकारणातले सरकारी ब्रदर्स म्हणून ओळखले जातात, ते शुभेंदू सरकार हे कायम आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं होतं। आता केवळ 6 मतांनी ममता बॅनर्जी या पिछाडीवरती आहे। तुम्ही मुद्दा मांडा, पूर्ण करा। अंबरनाथ जी। हाँ जी बोलिए और एक बार बोलिए। हेलो। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए अमरनाथ जी। मैंने ये ताजा अपडेट आपको सुनाने के लिए बीच में आपको रोका था, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो ये जो है उधर पे ये एक नेशनल लेवल पे ये जरूर इसका एक असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को लगेगा कि अभी ये कहीं पे जाके नेशनल लीडरशिप बीजेपी का जो है उसको भी हरा सकता है ममता बनर्जी। तो ऐसा एक है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी और इसलिए अमित शाह जी को इतना उधर पे आने का जरूरत था, क्योंकि अगर आपका ग्राउंड लेवल में, बिकॉज वो लोग तो बड़े लीडर है, तो उन लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल में आपका व्हाट इज द रियलिटी। ग्राउंड लेवल में मैं बार बार जो बोल रहा हूं, 294 अगर आपका डेफिनेट कैंडिडेट नहीं है और आपका तृणमूल से अगर लोगों को निकाल के लेके जाना पड़ेगा और उन लोगों को अगर आपको इलेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो उसमें आप इलेक्शन कभी नहीं जीत सकते। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल था। पर अभी तो ये बीजेपी की अपनी एक पॉलिसी रही है। माना कि इस पे आपत्ति जताने वाले लोग हैं, आपको भी वो नागवार गुजर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे चुनाव में इतनी रैलीज करनी चाहिए क्या, गृह मंत्री, और जबकि देश में इतनी भयावह स्थिति है कोरोना की और ऐसे समय में इतना ध्यान देना चाहिए कि देखिए अभी आप आज उन्होंने अपना ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट कर लिया। अब कोरोना पे बैठकों का दौर शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से। लास्ट फेज में उन्होंने चुनावी रैली भी नहीं की क्योंकि टीका टिप्पणी हो रही थी, सोशल मीडिया में भी मजाक उड़ाया जा रहा था, मीम्स बनाए गए, वायरल किए गए। अब जो बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार उनका काम होता है। अभी तो हम हर चुनाव में देखते हैं। अब उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन जब उस पर टीका टिप्पणी होने लगी तब उन्होंने खुद को ही रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि कोरोना बहुत गति से पश्चिम बंगाल में भी बढ़ रहा था और देश में भी बढ़ रहा था और आंकड़े 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के ऊपर जा रहे थे। मिलिंद रानडे जी, मला एक सांगा, राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत आघाडी जी पूर्वी कधी आपल्याला पाहायला मिळत होती, काँग्रेसच्या विरोधात एनडीएच्या विरोधात यूपीए, असं जे चित्र पाहायला मिळत होतं, नंतर मात्र मोदींच्या काळामध्ये असा कुठलाही एक मोठा विरोधी गट राष्ट्रीय स्तरावर आपल्याला पाहायला मिळाला नाही। आणि हा जर पाहायला मिळेल किंवा मिळण्याची जर गरज असेल आणि तसं व्हावं तर डाव्या पक्षांना, काँग्रेसला, ममता बॅनर्जीला, तिकडे अखिलेश
यादव यांना सर्वांनाच एकत्र यावं लागेल, पण वेगवेगळ्या कारणास्तव आपल्याला हे सगळे महत्वाचे नेते विरोधी पक्षांचे एकत्र येताना आपल्याला दिसले नाही. याचं मुख्य कारण तुम्हाला काय वाटतं? एक्सटेंडेड युपीए असं जर काही निर्माण झालं चित्र, तर ते आज आवश्यक आहे असंच आम्हाला वाटतं. डाव्या पक्षांना याबद्दल निश्चित खात्री आहे की आमचं धोरण हे वेगळं आहे, पण आमचं धोरण मध्ये जो फरक आहे काँग्रेसशी, त्यांच्याशी जो त्याच्या धोरणात्मक संघर्ष आहे, त्यापेक्षा बीजेपी बरोबर असलेला संघर्ष, धोरणात्मक संघर्ष हा अधिक तीव्र आहे. कारण बीजेपी ही एक फॅसिस्ट पद्धतीची, ही एक ब्राह्मणी वर्चस्ववादी पद्धतीची, एक वेगळ्या प्रकारची ही प्रवृत्ती आहे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्याच्या काळात RSSचा एकही माणूस शहीद झालेला नाही, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. जेव्हा वंदे मातरम म्हटलं की शिक्षा व्हायची, त्यावेळेला हे कधीही नव्हते. त्यावेळेला हे रिकाम्या मैदानात काठ्या फिरवणारे लोक आहेत. तेव्हा यांना भारतीयत्वाशी नाळ नाही. भारतीय घटनेचं रोज पायमल्ली होतीये. ते फक्त बाबासाहेबांचं नाव घेतात, कारण बाबासाहेबांचं नाव घेतलं तर त्यांना असं वाटतं की आपल्याला एक मायलेज मिळेल. पण त्यातली जी मूल्य आहेत, जी सूत्र आहेत घटनेमधली, ती त्यांनी कधीही मान्य केलेली नव्हती. अरे त्यांनी तिरंगाही मान्य केलेला नव्हता. 3 तिगाडा काम बिगाडा या पद्धतीने यांचे विचार होते. आजही जर काय आपण बघितलं तर मोदी आज तिकडे मीटिंग घेत आहेत, ही चांगली आहे. म्हणजे करून करून भागले आणि देवपूजेला चालले अशा पद्धतीचं हे चाललेलं आहे. मोदींच्या मुळे करोना भारतात पसरलेला आहे. मोदींच्या मुळे त्यांचं नेतृत्व हे पूर्णपणे खुज झालेलं आहे. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री किती हजारोनी लाखोनी लोक आले तरी मा गंगा का आशीर्वाद आहे असं सांगून ह्या गर्दीचं समर्थन करतात. मोदी मीटिंग मध्ये हॉलमध्ये 10 जण असतील तर मास्क लावतात. मोदींना एकदा तरी मास्क लावलेलं बघितलं का? बंगालच्या याच्यामध्ये लाखांनी लोक जमल्यानंतर ते म्हणतात की मैं आज बहुत खुश हूं, एवढी गर्दी जमून. तेव्हा संपूर्ण पण याची जबाबदारी एखाद्या पक्षाच्या नेतृत्वावरच असू शकते का? जर कोरोना काळामध्ये मोदी मास्क लावून आले नसतील, अमित शहा मास्क लावून आले नसतील आणि तर ते चुकत असतील, तर मला एक सांगा, पंढरपूरमध्ये सुद्धा हा प्रश्न निर्माण झाला होता की फडणवीसांच्या रॅलीला गर्दी, अजित पवारांच्या रॅलीला गर्दी, एका पोटनिवडणुकीमध्ये आणि प्रचार सभामध्ये इतकी मोठी गर्दी का निर्माण होते? लोकांची काही जबाबदारी आहे का? मी जाणारच नाही प्रचार सभेला, मी गर्दी करणारच नाही असं जर लोकांनी ठरवलं तर नेतृत्व काय करू शकेल? पण का कोई इलाज नहीं है. जब लोग भाषण देते समय मास्क लोकांना बदल हवाय. मास्क लगाते आता लोकांना बदल हवाय. संजय ठाकुर जी सांगतायत का नेता हो वो क्या मास्क लगा के भाषण देगा क्या? अरे भाई, मोदी से लेफ्टिस्ट को इसलिए तकलीफ है कि वो मोदी पहले ऐसा नेता है जो अर्बन नक्सलाइट्स पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अर्बन नक्सलाइट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं. तो इनकी चिंता मोदी हट जाएंगे तो कांग्रेस आंख मूंद के बैठी रहेगी और ये अपना कार्यक्रम चला सकेंगे. इनका ये ध्येय है, इसलिए इनको मोदी खटकते हैं. क्या ऐसा देखने को मिलता है क्या कहीं कि एक तरफ मोदी है, एक तरफ जितने विरोधी, एक दूसरे से विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि अरे मोदी में इतनी समझ तो है कि लोग बोलने लगे तो मोदी चुप बैठ गए. और मोदी आज मीटिंग नहीं ले रहे हैं. मोदी ने जिस दिन से कलकत्ते की सभाओं का खत्म किया है तब से मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं. तो मोदी के विषय में जो लेफ्ट पार्टीज की चिंता है वो सिर्फ पहले के प्रधानमंत्री सोते रहते थे. नीचे से खोद के लेफ्ट पार्टी के अर्बन नक्सलाइट्स को निकाल के उन पे एक्शन ले रहे हैं. मोदी उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं. तो अर्बन नक्सलाइट्स की चिंता ये है, ये लेफ्ट पक्ष के लोगों की चिंता ये है कि मोदी किसी तरह से हटे, कांग्रेस आ भी जाए तो हमको क्या करेगी. चलिए अमरनाथ जी की तरफ मैं जाऊंगा. अमरनाथ जी की नक्सलबारी से नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में. दरअसल कानू सन्याल ने उसकी शुरुआत की थी. अब क्या हालात है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में ये जो अर्बन नक्सलाइट है ये नया कॉइन है. इसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग. ये मेरे को पता ही नहीं. बट द थिंग इज दैट नक्सल मूवमेंट उधर पे वेस्ट बंगाल में अभी ज्यादा कुछ नहीं है. नक्सलबारी का मूवमेंट बहुत दिन पहले खत्म हो गया. मुझे लग रहा है कि अभी नक्सल का जितना भी मूवमेंट है छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है, बाकी कहीं पे देश में उतना नक्सलबारी का मूवमेंट कुछ है नहीं. वेस्ट बंगाल पे तो है ही नहीं प्रैक्टिकल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट.
लेकिन नक्सलाइट की मूवमेंट तो दरअसल बढ़ चढ़कर आप मध्य प्रदेश में भी देखते हो, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि उनमें गुट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट अगर एक संपूर्ण अगर देखा जाए नक्सलवादियों की तरफ, तो नक्सलवादियों के अलग अलग गुट बिल्कुल है, लेकिन बिखरे हुए शायद होंगे, लेकिन उससे जो नुकसान है, जो हमेशा एक रिस्क बनी रहती है उस एरिया में, उस इलाके में, वो तो बिल्कुल है। पश्चिम बंगाल में शायद नहीं है, जहां से शुरुआत की थी कानून सन्याल। हाँ, उधर पे शायद अभी उतना नहीं है, क्योंकि 1972 से 77 आपका सिद्धार्थ शंकर रॉय जी जब थे, वो जाने से पहले नक्सलवादी को कंप्लीटली खत्म करके गए थे। जी जी, तो रानड़े साहब को एक कुछ कहना था, मैं इस क्लोज कर रहा हूं इस चर्चा को, आखिरी विराम देना चाहता हूं। रानड़े जी बोला। मला संजय ठाकूर यांना सांगायचंय की तुम्ही बोलायची संधी मिळाली तर जरूर बोला, पण त्याला काहीतरी प्रूफ ठेवून बोला। नक्सलवादी विचारांच्या बरोबर आम्ही डाव्या पक्षांनी वैचारिक मतभेद जाहीरपणे व्यक्त केलेला आहे। तुम्ही ज्यांना अर्बन नक्सल म्हणताय त्यांच्यावर जे चार्जेस तुम्ही लागलेत त्याच्यातला एक चार्ज तुम्ही स्वतः प्रूव्ह करू शकत नाही। आम्ही त्यांच्या बाजूने उभे राहत नाही, पण तुम्ही ज्या पद्धतीने विरुद्ध बोलला की त्याला अर्बन नक्सलाइट बोला, मुसलमान असेल तर त्याला पाकिस्तानवादी बोला, ही जी तुमची रीत आहे ना, ही फार हलक्या पद्धतीची आहे। आणि हे हलकं दुसऱ्याला तुच्छ समजणं हेच तुम्हाला भोवतंय आणि ते भोवणार आहे। तुम्ही मगातपासून सांगताय की तिसऱ्या फेज नंतर नशीब समजा आज इलेक्शन सुरू झाली असती ना, तर बीजेपीचं अजून वाईट परिस्थिती झाली असती, कारण लोकांना आता समजतंय 2 कोटी जॉब्स देणार होते ते दिले नाहीत, डिमोनलायझेशन केलं, त्याच्यातनं भ्रष्टाचार संपला नाही। आज मोदींचं पितळ उघडं पडलंय सर्व बाजूंनी। जर का इलेक्शन 3 फेज मध्ये झाली असती तर कदाचित आज चित्र कम्प्लिटली उलट दिसलं असतं तुम्हाला। आता जर तरच्या राजकारणाला अर्थ उरलेला नाही, तर बोलून काही भाजप उपयोग नाही आहे। फॅक्ट एक आहे की लेफ्ट पार्टी संपली आहे तिथे बंगालमध्ये। जो बंगाल त्यांचा गड होता ते बंगालमध्ये साफ झाले, बिलकुल अजिबात खतम झाले। चला, पश्चिम बंगालच्या राजकारणात या निमित्तानं भाजपाचा उदय झाला। सर्व मान्यवरांचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो। पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भाजपचा उदय होईल हे कुणीही भाकीत यापूर्वी केलं नव्हतं। मोदी आणि शहा यांच्या जोडगोळीनं भाजपचा उदय हा करून घेतलेला आहे पश्चिम बंगालमध्ये। मात्र सरकार येईल आणि सरकार आमचंच असेल आणि ममता बॅनर्जी यांना विरोधात बसावं लागेल, असं जे काही ठाम विश्वासाने बोलत होते, त्या विश्वासाला मात्र मोठा तडा गेला, किंबहुना त्याला हादरे बसले आहेत। धन्यवाद।